नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी स्पेशल जीके सीरीज का ये मेरा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो प्राचीन काल से शुरू करके वर्तमान काल तक हम आएंगे। इस सीरीज के पहले लेक्चर में हमने बड़े डिटेल से उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार को समझा था। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा लगाता है, किस राज्य के कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, ये सारी बातें हमने बड़े विस्तार से उस लेक्चर में समझा था। तो अगर अभी तक आपने इस सीरीज के पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जा कर के उसे देख सकते हैं। एक क्रम से सारे लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं, तो सभी को एक क्रम से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स लेकर हम आते रहते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। जो लोग यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 देने जा रहे हैं, उनके लिए हमने एक डिटेल्ड टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। अगर आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ना हो, डेमो टेस्ट देना हो, एक हमने डेमो भी जारी किया है, उसकी गुणवत्ता को आप देख सकें, इसके लिए तो आप हमारे वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उस पे जा कर के आप टेस्ट दे सकते हैं। उसके साथ ही पीडीएफ डेमो टेस्ट की जो हमने जारी किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो मिल जाएगा। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप इस नंबर जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इस पे व्हाट्सअप या फ़ोन कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए और जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन के लिए 2 टेस्ट सीरीज अलग अलग चलाई जा रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो उसे देख सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो ज्ञात इतिहास है वो 4000 वर्ष पुराना है। हालांकि उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ज्ञात इतिहास की। ठीक है। तो 4000 वर्ष पुराना है। इस समय जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, उसके साथ वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। आर्य ये सिंधु नदी और सतलज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी भागों की तरफ ये आए। गंगा और यमुना का दोआब। ठीक है। गंगा यमुना का मैदानी भाग और घाघरा नदी क्षेत्र को अपना घर बनाया। तो संसार का जो सबसे प्राचीन शहर माना जाता है, काशी को, वाराणसी को, बनारस को, वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो बनारस को ये माना जाता है कि ये विश्व में सबसे प्राचीन बसा हुआ शहर है। ठीक है। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को मध्य देश के नाम से जाना जाता था और वैदिक काल में इसे ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना गया, ब्रह्मर्षि। ठीक है। तो प्राचीन काल में मध्य देश और वैदिक काल में ब्रह्मर्षि देश के नाम से इसे जाना गया। इस काल में, प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश कई महान ऋषि मुनियों की कर्मस्थली रहा, जैसे भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, याज्ञवल्क्य आदि की कर्मभूमि ये रही। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही हम बात करते हैं 6वीं शताब्दी में भारत में बने हुए महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। तो कुल 16 महाजनपदों में विभाजित क्षेत्र में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो कौन कौन से महाजनपद हैं, इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको देख लेते हैं। तो वत्स वर्तमान क्षेत्र क्या है, कहाँ पर यह था प्राचीन काल में? तो वर्तमान प्रयागराज क्षेत्र में वत्स महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है। तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी और इसका वर्तमान क्षेत्र प्रयागराज है। ठीक है। अगला काशी। काशी तो वर्तमान क्षेत्र वाराणसी। ठीक है। इसकी राजधानी भी वाराणसी ही थी। ठीक है। तीसरा कौशल।
इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और वर्तमान जो क्षेत्र है वो है फैजाबाद। तो वर्तमान फैजाबाद के क्षेत्र में जो है कौशल महाजनपद अवस्थित था। अगला मल, वर्तमान क्षेत्र इसका क्या है? तो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर इसका वर्तमान क्षेत्र है। इन्हीं क्षेत्रों पर प्राचीन काल में मल महाजनपद अवस्थित था और इसकी राजधानी कुशीनगर। ठीक है। अगला पांचाल, इसका वर्तमान क्षेत्र क्या है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। राजधानी अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य। ठीक है। अगला चेदी, इसकी राजधानी रही शक्तिमती। वर्तमान क्षेत्र इसका है बुंदेलखंड। अगला सूरसेन, वर्तमान क्षेत्र मथुरा और इसकी राजधानी मथुरा। ठीक है। कुरु, राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ। ठीक है। और वर्तमान क्षेत्र है दिल्ली, थानेश्वर और मेरठ। ठीक है। दिल्ली, थानेश्वर और मेरठ। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है। तो हमने जो है महाजनपदों की बात कर ली। अब जो है बात हम करते हैं हिंदू बौद्ध काल की। ठीक है। तो देखिए 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास प्रारंभ हो जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म की नींव रखी, जो न केवल भारत में बल्कि चीन, जापान जैसे सुदूर देशों तक भी फैल गया। तो जब बौद्धि प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध जी को, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश, अपना पहला ज्ञान जो है अपने 5 शिष्यों को दिया। कहाँ पर दिया? तो वाराणसी में सारनाथ में दिया। ठीक है। और उसके बाद बौद्ध धर्म की उन्होंने नींव रखी, जो कि काफ़ी एशियाई देशों में फैला। अगला 483 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है। उत्तर प्रदेश पर शासन कर चुके महान शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय शामिल हैं। तो इस काल तक जो है पटना यानी पाटलिपुत्र यानी बिहार जो है शासन का केंद्र रहा। मौर्यों के समय हम देख लें। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो है हर्षवर्धन के समय आते आते कान्यकुब्ज यानी वर्तमान जो कन्नौज है वो जो है उत्तर भारत की राजनीति में सशक्त रूप से उभरा। ठीक है। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर दक्षिण के राष्ट्रकूट, पश्चिमी भारत के गुर्जर और बंगाल के पाल कई वर्षों तक संघर्ष चला, जिसमें अंत में गुर्जर प्रतिहार सफल हुए। अगला अब मुसलमानों की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो देखिए इस क्षेत्र में 1000 से लेकर 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था, किंतु उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के पश्चात मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। हम मानते हैं उसी पीरियड को जब मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसके बाद जो है उत्तर भारत की सत्ता मुस्लिमों के हाथ में चली गई। तो पश्चात मुस्लिम शासन स्थापित हुआ जब मोहम्मद गौरी ने, अब ये हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है। कहा जाता है ना कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया था आक्रमण करने के लिए, वो पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता था। हालांकि जो है ये पृथ्वीराज चौहान को निपटाने के बाद मोहम्मद गौरी गढ़वालों पे चढ़ गया, गढ़वार भी इनको कहते हैं। ठीक है। जयचंद पर तो गौरी ने गढ़वालों, जिनका यहाँ शासन था, कन्नौज की बात हम कर रहे हैं, कन्नौज के शासक थे जयचंद। बहुत उस समय के समय जो है बहुत मजबूत सेंटर था शक्ति का कन्नौज, तो जिनका यहाँ शासन था और अन्य प्रतिस्पर्धी वंशों को पराजित किया। इसके पश्चात लगभग 650 वर्षों तक जैसे लगभग जो है पूरे उत्तर भारत में स्थिति रही कि जो है दिल्ली सल्तनत और उसके बाद जो है मुगल काल। तो इस दौरान जो है मुसलमानों का शासक रहा। ठीक है। जिसका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास का क्षेत्र था।
अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी पहले दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल वंश का शासन रहा, जिसका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास का क्षेत्र था। 1506 में क्या हुआ, ये सब देखिए जो है कॉन्सेप्चुअल तरीके से सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन इसमें फैक्ट भी बहुत है, तो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। तो 1506 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहाँ कर ली थी, आगरा कर ली थी। तो ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो है आगरा राजधानी रही अकबर के समय में भी, ठीक है। ये जो है शाहजहां के समय 1638 में राजधानी में परिवर्तन हुआ और राजधानी मुगलों की दिल्ली चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट में भी ये बात लिखी हुई है। मुगल काल के दौरान अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, जो कि 1571 से 1585 तक मुगल काल की राजधानी रही, ठीक है, आगरा के निकट। शाहजहां के द्वारा आगरा में वास्तुकला की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया गया, जिसमें ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है, जैसा कि हम जानते हैं। अब आ जाते हैं ब्रिटिश काल में, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल जब कमज़ोर होने लगे तो मुगलों के सरदार, जिन्हें अमीर कहते थे, वो एक एक करके जो है अपनी स्वतंत्र शासन स्थापित करने लगे। इसमें से एक अवध का नवाब भी था, हैदराबाद का जो है नवाब भी था। इस तरह इन लोगों ने अलग अलग जो है मुगल काल से हट करके अपना शासन स्थापित किया। तो अवध में भी जो है इस तरीके से किया गया था। यहाँ अवध के नवाब शासन कर रहे थे। तो लगभग 75 वर्ष की अवधि में वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया और 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके वाजिद अली शाह, जो कि अवध के नवाब थे, उनको लॉर्ड डलहौजी ने निपटा दिया। कहा कि आपसे शासन चलता नहीं है, आप हटिए। अब ये शासन कौन चलाएगा, तो हम चलाएंगे, अंग्रेज चलाएंगे, ठीक है। तो उसकी हड़प की नीति थी, कुशासन का आरोप लगा करके गद्दी छीन लिया। तो 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर पूर्ण रूप से अधिकार स्थापित कर लिया और इसे 1877 में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला लिया गया, जिसके पश्चात इसका नाम, तो कब क्या नाम रहा उत्तर प्रदेश का, वो डिटेल में देख लेते हैं। जिसके पश्चात इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया, ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, आगरा एंड ऊध, ठीक है। तो वो अवध तो बोल नहीं पाते थे तो ऊध बोलते थे, तो आगरा एंड ऊध, तो इसका नाम कर दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। 1902 में इसका नाम बदल कर दिया गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, तो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड ऊध, ठीक है, इसका नाम कर दिया गया। 1937 में इसका नाम कर दिया गया संयुक्त प्रांत, यानी यूनाइटेड प्रोविंस। तो आगरा एंड ऊध को हटा दिया गया और केवल यूनाइटेड प्रोविंस रख दिया गया इसका नाम। बाद में 24 जनवरी 1950 को, पिछले लेक्चर में ये 26 जनवरी लिखा था, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत, यानी जो है यूनाइटेड प्रोविंस से बदल कर दिया गया उत्तर प्रदेश। हालांकि शॉर्ट फॉर्म दोनों का जो है एक ही रहा, संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी, उत्तर प्रदेश यानी शॉर्ट में यूपी, तो वो उसी तरह रहा, ठीक है। 1880 के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा। तो यहाँ से जो है राष्ट्रीय राजनीति के जो महत्वपूर्ण नेता थे उसमें जो है मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे राष्ट्रवादी राजनेताओं का जन्म हुआ। और संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कहा जाता है कि पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे, नहर और प्रांत के भीतर के संचार के साधनों का व्यापक विकास हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा।
तो देखिए, उत्तर प्रदेश की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका रही। हम जानते हैं कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका सबसे तीव्र प्रभाव जहां देखने को मिला वो उत्तर प्रदेश था। ठीक है, मेरठ से ये शुरू हुआ, झांसी, कालपी, कानपुर, लखनऊ, बिठूर, अवध, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़ आदि स्थानों में ये फैला। सबसे सशक्त जो है 1857 का विद्रोह उत्तर प्रदेश की ही भूमि पर हो रहा था। विद्रोह के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में अनेक वीर स्वतंत्रता सेनानियों का उदय हुआ, जिनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, विश्व प्रसिद्ध बिठूर के नाना साहब और तात्या टोपे, उनके सहायक अजमुल्ला खां, अवध की बेगम हजरत महल, तो दो जो है बेगमों के बेग ने और रानियों की तलवारों ने लिखी हैं कहानियां। ठीक है, तो बेगम हजरत महल भी अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके मोर्चा लेकर के वो खड़ी हो गई कि अंग्रेजों को भगाना है। ठीक है, उसके अलावा राणा बेनी माधव एवं मौलवी अहमदुल्ला शाह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह जी जो है आरा बिहार जगदीशपुर से संबंधित हैं। हालांकि इनका जो क्षेत्र था वो बलिया वगैरह भी था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए इनका नाम रखा गया है, यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलनों में भी प्रदेश का पूर्ण सहयोग भारत में देखने को मिला। 1925 में लखनऊ के निकट काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया, तो अंग्रेजों के खजाने को जो है HSRA ने लूट लिया। ठीक है, सबसे सशक्त जो है आज़ादी के आंदोलन में अगर जो है उत्तर प्रदेश का प्रभाव दिखा तो वो था अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रभावशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, यहाँ पर सरकार प्रॉपर बना दी गई थी। अंग्रेजों का शासन ही समाप्त कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए। आजमगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, गोरखपुर, जौनपुर, बनारस आदि जिलों में इसकी व्यापकता काफ़ी बढ़ गई थी। थानों पर जो है जा कर के गांधीवादी तिरंगा फहरा दिए थे, ब्रिटिश यूनियन जैक को उतार करके फेंक दिया गया था। काफ़ी जो है यहाँ प्रभाव देखने को मिला भारत छोड़ो आंदोलन का। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, इसमें कुछ फैक्ट है। वो जो है भारत को सर्वाधिक 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी का तो मूल रहा मध्य प्रदेश, लेकिन उनकी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश में ही रही। यहीं से जो है उन्होंने शिक्षा भी लिया जो है। तो आप ये मुझे कमेंट करके बताइए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी इस लिस्ट में हम लोग रख लें, क्योंकि बनारस से ही वो चुनाव जीत करके जाते हैं। तो ये कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, अब विभाजन की बात करते हैं। पिछले लेक्चर में जो है हमने बात किया था कि जो पहाड़ी क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, उन लोग लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि हमारा जो है विकास नहीं हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो अंततः जो है स्थानीय लोगों द्वारा अलग राज्य की मांग को लेकर व्यापक आंदोलन छेड़ा गया। अंततः 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक करके एक नए राज्य उत्तराखंड का गठन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी कहानी रही जो है उत्तर प्रदेश के इतिहास की। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।